नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनों के सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने वाली हूँ, जिस विषय पे आपको कुछ जानकारी देने वाली हूँ, हम सब थोड़ा बहुत उस बीमारी से फेमिलियर हैं और थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में है, पर मैं कुछ चीजें हैं जो डिटेल में आपको समझाऊंगी। मैं बात कर रही हूँ अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस जिसको हम गठिया या बाय समझते हैं, और सबसे पहला जो हमारे दिमाग में ख्याल आता है अर्थराइटिस का नाम सुनते कि ये तो बुढ़ापे में होने वाली समस्या है, पर ऐसा नहीं है। आजकल गलत लाइफस्टाइल के कारण, गलत दिनचर्या, गलत आहार विहार के कारण यंग एज में भी ये बीमारी काफी देखने को मिल रही है। बहुत सारे युवा लोग भी कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, घुटने के दर्द से परेशान हैं। तो आज इस अर्थराइटिस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। ऐसे तो अर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, पर 3 मुख्य प्रकार के जो अर्थराइटिस होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। साथ ही किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्या है उसके लक्षण, क्या है उसका कारण, क्या है ऐसी चीजें जिनको फॉलो करके हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और कम उम्र में भी फैल रही इस बीमारी को रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं चर्चा करने वाली हूँ वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, क्योंकि ये सबसे कॉमनली पाए जाने वाला अर्थराइटिस रोग होता है, जिसको आयुर्वेद में संधिवात कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीजनरेटिव अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है? जो एडवांस मेडिकल साइंस है उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ये डेफिनेशन है कि हमारे हड्डियों के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको नॉर्मल और लेमन लैंग्वेज में हम कहते हैं ग्रीस का घिस जाना, तो साइनोवियल फ्लूइड की कमी होने के कारण हमारी हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज होता है उसमें जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो मूवमेंट में हेल्प कराता है। जब वो साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है तो जो कार्टिलेज होते हैं, जिसको हम गद्दी बोलते हैं, उसके घिस जाने के कारण ये हड्डियां पास आ जाती हैं और आपस में टकराने और घर्षण करने की वजह से पेन होता है, स्वेलिंग होती है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की बीमारी होती है। आयुर्वेद में जो संधिवात कहा गया है उसका भी यही डेफिनेशन है। जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि शरीर में कहीं भी दर्द के होने का कारण वात ही होता है, यानी दूषित वात जो होता है वो हर प्रकार के दर्द का कारण है। यही वात संधियों में जाके हमारे साइनोवियल फ्लूइड को सुखा देता है। वात को हम नॉर्मल वायु से कंपैरिजन यानी हवा से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हवा का काम, यदि किसी चीज को भड़काना है तो हवा का काम बुझाना भी होता है। तो यही बात हमारी संधियों में जाके साइनोवियल फ्लूइड को पूरी तरीके से सुखा देता है, जिससे गद्दियां आपस में घिसने लगती हैं और हमारी हड्डियां टकराने लगती हैं, जिससे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम यानी कि संधिवात नाम की बीमारी होती है। ये तो हो गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है और ये कैसे होता है। पर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता कहाँ है? ये किसी एक जॉइंट में भी हो सकता है, एक से ज्यादा जॉइंट में भी हो सकता है। वातवर्धक आहार विहार के कारण ही ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जैसे कि चलना फिरना, दौड़ना, काफी देर तक पैर लटका के रखना। तो इससे क्या होता है? वात अग्रीवेट होता है और ये बीमारी को पैदा करता है। सिर्फ वातवर्धक आहार विहार ही नहीं, मोटापा, एज और फैमिली हिस्ट्री भी बहुत बड़ा कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस को जन्म देने का। हड्डियों में दर्द होना तो लक्षण होता ही है, साथ में मॉर्निंग स्टिफनेस भी बहुत बड़ा लक्षण है इसका। चलने फिरने में हमें समस्या आने लग जाती है, दर्द काफी रहता है। इसीलिए किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइजेज हमें अवॉइड करनी चाहिए। मोटापे के कारण यदि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वेट लॉस करना चाहिए, साथ ही ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करना चाहिए। विटामिन सी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं की जो हड्डियां होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं और हल्की होती हैं, और पुरुषों के कंपैरिजन में कैल्शियम और विटामिन डी की उनको ज़्यादा नीड होती है। इसी वजह से महिलाओं में भी ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमें अपने आहार में विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा को भरपूर रखना है। विटामिन सी जैसे कि जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं। आंवले का आप रोज सेवन कर सकते हैं, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करेगा।
विटामिन डी का भी आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि बिना विटामिन डी के कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। तो यदि दूध दही आप ले रहे हैं तो विटामिन डी का भी कंजप्शन आप उतना ही बढ़ा दें। क्या ऐसे उपाय हैं जिनको आप करके ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी परेशानी से निजात पा सकते हैं? तो सबसे पहला है कि वातवर्धक आहार विहार का आपको त्याग करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा चलना फिरना दौड़ना और एक्सरसाइजेस आपको अवॉइड करनी होगी यदि आपको ये परेशानी है। और जो भी वातवर्धक आहार विहार होते हैं जैसे कि मटर है, काले चने हैं, राजमा है, ये वात को बढ़ाने का काम करता है। दाल में भी उड़द की दाल, चने की दाल, ये वात को बढ़ाने का काम करती है। तो इन चीज़ों का सेवन आपको कम करना पड़ेगा। उसके साथ ही क्या ऐसे घरेलू उपाय हैं जिसको आप कर सकते हैं यदि आप बहुत ज़्यादा पेन से परेशान हैं? तो सबसे पहला उपाय है हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन, यानी कि आप गरम वाटर बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस क्यूब का भी आप सेक कर सकते हैं, ये आपको दर्द में राहत देगा। कैस्टर ऑयल जो होता है यानी एरंड का तेल जो होता है वो वातवर्धक उसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। और घर में एक मसाला है लहसुन, वो भी वातवर्धक प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है। तो करना क्या है, लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े करके आप कैस्टर ऑयल में उसको बॉईल कर लीजिए। जब वो थोड़ा सहने लायक हो जाए तो आप उस दर्द की जगह पे आप मालिश कर सकते हैं, जिससे वात का भी शमन होगा और आपको दर्द में भी आराम मिलेगा। कुछ ऐसे मेडिकेटेड ऑयल हैं यानी आयुर्वेदिक तेल हैं जिनका इस्तेमाल बुजुर्ग कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस तो अवॉइड करनी ही चाहिए। उसके साथ साथ बहुत देर तक भूखा रहना या फिर खट्टी चीजों का सेवन करना भी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। मार्केट में एक ऑयल अवेलेबल है धनवंतरम तेल नाम से, इसकी मालिश भी आपको दर्द में राहत दिला सकती है, क्योंकि इसमें जो जड़ी बूटियां हैं वो वात शामक यानी वात हर औषधियां डाली गई हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी में काफी अच्छा रोल प्ले करती हैं। तेल के साथ साथ बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जैसे सिंहनाद बुलबुल है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका इस्तेमाल करें। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो पंचकर्म में भी काफ़ी अच्छी चिकित्सा कही गई है, तो अपने नियर अबाउट किसी भी पंचकर्मा स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर लें। एक्सरसाइजेस तो मना की गई हैं, लेकिन कुछ ऐसे आसन हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं घर पे। तो पहला है बद्ध कोण आसन, इसको आप डेली सुबह शाम 2 मिनट तक कर सकते हैं। दूसरा है वीरभद्र आसन, तीसरा है सर्वांग आसन। तो ये तीनों आसन काफी अच्छा रोल प्ले करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस से फाइट करने में। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की अर्थराइटिस के बारे में, जिसको रूमेटिक अर्थराइटिस कहते हैं। आयुर्वेद में इसको आम वात से कंपैरिजन किया गया है। अब मॉडर्न साइंस क्या कहती है इस बारे में? मॉडर्न साइंस में इसको ऑटो इम्यून डिजीज नाम से कहा जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ये उस पे ही सीधा जाके असर करता है। किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं बना है जिससे रूमेटिक अर्थराइटिस को डायग्नोज किया जा सके। कुछ ऐसे लक्षण ही हैं, कुछ व्यक्ति की प्रकृति ही है जिसको हम पॉइंट आउट करके प्रकृति एनालिसिस करके ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति रूमेटिक अर्थराइटिस यानी आम वात से पीड़ित है। आम वात क्या होता है? अब इसमें भी वात इंक्लूड है, क्योंकि जहां जहां दर्द होगा वात वहां होगा ही। गाउटी अर्थराइटिस में क्या था कि वात सीधा संधियों पे अटैक कर रहा था, पर इसमें क्या है कि वात जो है वो आम के साथ मिक्स होके, आम यानी मैंगो नहीं, आम यानी कि जो हम खाते हैं यदि वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यानी अपक्व अन्न जो है जिससे आम बन रहा होता है, यानी हमारे पेट में जो कच्चा रह जाता है उससे ही आम बनता है, और ये वात आम के साथ मिक्स होके आम वात बनाता है। यानी अनडाइजेस्टेड फूड से निकले हुए जो भी आहार रस होते हैं उसके साथ वात मिक्स होके हमारे इम्यूनिटी पे सीधा असर डालता है। तो सबसे पहले कि इसकी चिकित्सा कैसे की जाती है? इसकी चिकित्सा की जाती है पहले आम की, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है, जो हमारी पाचक अग्नि है, अगर वो पूरी तरीके से सही से काम नहीं कर रही है तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम अपने डाइजेशन पे ध्यान दें। उसके बाद चिकित्सा की जाती है वात की। ये बीमारी का भी कोई उम्र नहीं है कि ये बीमारी भी सिर्फ वृद्धावस्था में ही हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है जिससे कंपैरिजन किया गया है रूमेटिक अर्थराइटिस को, ये बीमारी मैंने 15 से 20 साल के उम्र वालों को भी देखा है, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने का कोई उम्र नहीं होता। ये बीमारी किसी भी एज वालों को अफेक्ट कर सकती है, तो हमें अपने डाइजेशन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? जोड़ों में दर्द का होना, मॉर्निंग स्टिफनेस भी इसका एक लक्षण है। साथ ही हमारे हाथ और पैर के तलवों में टिंगलिंग सेंसेशन यानी झंझनाहट जैसा पेन भी हो सकता है। बर्निंग सेंसेशन भी होगा,
सोने में भी हमें कठिनाई महसूस होगी। तो ये कुछ इसके विशेष लक्षण कहे गए हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी चिकित्सा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले इसकी चिकित्सा की जाती है शोधन और शमन के द्वारा। तो शोधन क्या होता है, शुद्धि कह सकते हैं हम इसको। सबसे पहले यदि आम की चिकित्सा करनी है तो हमें शोधन प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। हमें अपने आमाशय की शुद्धि करने की आवश्यकता है, जिससे आम बनना बंद हो, जो कि वात के साथ मिक्स होके आम वात ना बनाए। इसकी चिकित्सा पंचकर्म में बहुत अच्छी कही गई है, क्योंकि स्नेहन, स्वेदन, इसके द्वारा शरीर की टॉक्सिसिटी को बाहर निकाला जाता है। स्नेहन होता है कि मसाज करना, मालिश करना मेडिकेटेड औषधियों के साथ, जो कि वात को कम करने का काम करेगा। तो ऐसे तेल की सहायता से, जिसमें वात को हरने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसके द्वारा हम स्नेहन करते हैं। उसके बाद हम स्वेदन करते हैं, जिससे हमारे शरीर की टॉक्सिसिटी बाहर निकलती है। स्वेदन को आप कंपैरिजन कर सकते हैं स्टीम थेरेपी के थ्रू। हमारी पूरी बॉडी पे भी स्वेद दिया जा सकता है। एक अंग स्वेद भी होता है कि किसी एक अंग में यदि टॉक्सिसिटी है तो उसको निकाला जा सकता है। आधे शरीर में भी स्वेदन दिया जा सकता है। तो स्वेदन एक प्रक्रिया है कि शरीर से जो टॉक्सिसिटी है वो मेल्ट होके बाहर आ जाती है। तो स्नेहन स्वेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर की और आमाशय की गंदगी को बाहर निकाला जा सकता है। इसके साथ साथ बस्ती भी एक ऐसा कर्म है जो हमारे इंटेस्टाइन की, हमारे आमाशय की गंदगी को साफ करने का काम करता है। बस्ती कर्म जो होता है वो हमारे एनस के थ्रू कोई भी मेडिकेटेड ऑयल या फिर काढ़े का हम इस्तेमाल करते हैं हमारे गट को क्लियर करने के लिए। तो ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि बस्ती जो होती है वो त्रिदोष शामक होती है, यानी कि जो वात की वजह से बाकी जो दोष बढ़े हुए हैं शरीर में, ये उसको भी शमन करने का काम करता है। तो सबसे पहले शोधन यानी कि शुद्धि करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपके स्टार्टिंग लक्षण हैं, जो आप आम वात से पीड़ित हो रहे हैं, अगर आपने डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर ने कहा है कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी आम वात यानी रूमेटिक अर्थराइटिस से आप पीड़ित हैं, तो सबसे पहले आप लंघन करना स्टार्ट कीजिए। यानी कि कोई भी ऐसी चीज आप सेवन नहीं करेंगे जिससे आम बनने के चांसेस बढ़ जाएं। यदि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो सबसे पहले आप अपने गट का ध्यान रखिए। रूमेटिक अर्थराइटिस का काफी अच्छा इलाज है आयुर्वेद में, तो आप अपने नियर अबाउट किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर या फिर पंचकर्मा एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के अर्थराइटिस के बारे में, जिसको गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। आयुर्वेद में इसको रक्तवात से कंपैरिजन किया गया है। तो मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहता है कि हमारे शरीर में यदि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में इकट्ठा होने लग जाती है हमारे जॉइंट्स में। यही चीज हमारे आयुर्वेद में भी कही गई है, इसीलिए इसको रक्तवात से कंपैरिजन किया गया है। यानी हमारे रक्त में जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लग जाता है, बहुत ऐसा हमारा आहार विहार है जो यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करता है। यदि हम आहार विहार पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने लग जाता है, जो क्रिस्टल के फॉर्म में इकट्ठा होने लग जाता है। इसीलिए इसको रक्तवात कहा जाता है, क्योंकि वात हमारे रक्त को दूषित करता है। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर तो एक बहुत बड़ा कारण है। उसके साथ साथ ही गलत आहार विहार, यानी कि प्यूरिन की मात्रा को बढ़ाने वाले जो आहार विहार होते हैं, यदि हम उनका बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे होते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक कर रहे होते हैं, या फिर हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही होती है, पानी की मात्रा हम सही नहीं ले रहे होते हैं, मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका। इसके लक्षण जो होते हैं वो अचानक से ही सामने आते हैं। सबसे पहले तो हमें खान पान में परहेज करना चाहिए। बहुत ज्यादा प्यूरिन की मात्रा को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। अल्कोहल की मात्रा ले रहे हैं तो ना करें। किन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? तो जो ठंडी चीजें होती हैं, जो प्रकृति में ठंडी चीजें होती हैं, उनका सेवन ना करें। रेड मीट का सेवन ना करें। यदि हम प्यूरिन प्रोटीन को बढ़ाने वाली कोई चीज का सेवन कर रहे हैं, आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, तो वो ना करें। मटर का सेवन कर रहे हैं, पालक का सेवन कर रहे हैं, ब्रेड का सेवन कर रहे हैं, तो ना करें। दिन में सोना भी अवॉइड करना चाहिए। किन किन चीजों का हमें सेवन करना चाहिए? तो सबसे पहले तो पानी की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। किडनी का फंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें वसा ना हो ऐसे डेयरी प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध, दही, पनीर, इनका सेवन कर सकते हैं। विटामिन सी का आप सेवन कर सकते हैं। साथ ही गौमूत्र बहुत अच्छा रोल प्ले करता है गाउटी अर्थराइटिस से फाइट करने के लिए।
क्योंकि गौमूत्र में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पाई जाती है, हमारे किडनी को भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। साथ ही उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी भी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो गाउटी अर्थराइटिस से लड़ने का काम करता है। तो क्या ऐसे उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं घरेलू रूप से? त्रिफला के साथ हम सभी फेमिलियर हैं, त्रिफला बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसके साथ ही गिलोय है, गार्लिक है, जिंजर है, इन सभी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो गाउट से लड़ने का काम करता है। उसके साथ ही आप हल्दी का भी सेवन कर सकते हैं, हल्दी के दूध का आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो यूरिक एसिड के लेवल को लो करने का काम करता है। उसके साथ ही एरंड का सेवन कर सकते हैं, एरंड के तेल का सेवन कर सकते हैं, और दशमूल के काढ़े का भी हम सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है और वात को भी कम करने का काम करता है। इसके साथ ही और हम क्या कर सकते हैं, लंघन कर सकते हैं, यानी कि लाइट फूड का सेवन कर सकते हैं, या फिर फलाहार रह के फास्टिंग करके भी हम गाउट को और यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। रुक्ष स्वेद भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है गाउट से फाइट करने के लिए। रुक्ष स्वेद में क्या कर सकते हैं, या तो आप बालू की पोटली बना के रुक्ष स्वेद कर सकते हैं, यानी कि कोई मलमल के कपड़े में आपने बालू की पोटली बना ली और उसको तवे पे गरम करके जहां भी आपको पेन है जॉइंट्स में वहां पे सेक कर सकते हैं। ये वात को कम करने का काम करेगा। साथ ही वात शामक जो औषधियां होती हैं, जैसे एरंड है, अर्क है, गार्लिक है, जिंजर है, इन सभी का आप छोटा छोटा टुकड़ा करके और एक पोटली बना के इसका भी आप सेक कर सकते हैं। ये भी वात को हरने का काम करेगा और आपको दर्द में भी राहत दिलाएगा। मोटापा बहुत बड़ा एक कारण है यूरिक एसिड को बढ़ाने का, तो आप अपने वजन पे भी ध्यान दे सकते हैं, यानी आप वेट लॉस कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस फॉलो कर सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप अपने नियर अबाउट किसी पंचकर्मा डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि बस्ती और विरेचन जैसी प्रक्रिया जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है गाउटी अर्थराइटिस से फाइट करने के लिए। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिनको मैंने आपके सामने रखा, ताकि आप तीनों प्रकार के अर्थराइटिस में अंतर समझ सकें, साथ ही आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। इस चीज़ पे मैंने विशेष रूप से जोर डाला है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आप या आपके आसपास कोई भी इन तीनों प्रकार में से किसी भी प्रकार के अर्थराइटिस से पीड़ित है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको आसानी रहे समझने में कि उनकी बीमारी है क्या, वो क्यों होती है, और क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान देके आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। ऐसी ही और ढेर सारी हेल्थ टिप्स के लिए और जानकारियों के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। तो हेल्दी खाइए, एक्सरसाइजेस कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।